नमस्कार। आज की इस बेहद खास व्याकरण चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय को गहराई से समझने वाले हैं जो हमारे वाक्यों को एक सही आकार और अर्थ देता है। हम बात कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय की। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर और रश्मि विश्वास जी की इस शानदार प्रस्तुति के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ छोटे छोटे शब्द हमारे बड़े बड़े वाक्यों में एक मजबूत पुल का काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये जोड़ने वाली कड़ियां ना हो तो हमारी बातें कितनी अधूरी लगेंगी। तो चलिए बड़े ही शांत मन से आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संबंध बोधक अव्यय असल में होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे इनकी व्युत्पत्ति, यानी ये बने कैसे हैं। उसके बाद इनके प्रमुख प्रकारों पर बात करेंगे। फिर एक बहुत ही जरूरी तुलना करेंगे क्रिया विशेषण के साथ। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा ज्ञान परीक्षण भी है। तो आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है और ये वाक्यों में कड़ियों का काम कैसे करते हैं। अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये दो हिस्सों में बटा है। संबंध यानी रिश्ता और बोधक यानी बताने वाला। और अव्यय तो आप जानते ही हैं, वे शब्द जो कभी अपना रूप नहीं बदलते। तो आसान भाषा में कहें तो संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बिल्कुल पीछे आकर बैठ जाते हैं और फिर उस संज्ञा का रिश्ता वाक्य के बाकी शब्दों से जोड़ देते हैं, बिल्कुल एक गोंद की तरह, जो दो अलग अलग विचारों को आपस में चिपकाकर एक पूरा अर्थ देता है। चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ उदाहरणों से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पहला वाक्य देखिए, विद्यालय के सामने बगीचा है। अब यहाँ विद्यालय और बगीचा के बीच जगह का रिश्ता कौन बता रहा है? जी हाँ, के सामने। दूसरे वाक्य में देखिए, राम की तुलना में श्याम अच्छा है। यहाँ की तुलना में दो लोगों को तौल रहा है ना। और तीसरे में, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। यहाँ के कारण हमें एक साफ वजह दे रहा है। बस यही काम है इन अव्ययों का। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, व्युत्पत्ति। आखिर ये शब्द बनते कैसे हैं? बनावट के हिसाब से देखें तो ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है मूल संबंध बोधक। मूल यानी बिल्कुल असली, जड़ रूप। ये किसी और शब्द की मदद से नहीं बनते, बल्कि अपने आप में पूरे होते हैं, जैसे बिना, तक, समेत। वहीं दाईं तरफ है यौगिक संबंध बोधक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये योग से यानी जुड़कर बने हैं। जैसे पर्यंत शब्द को ही ले लीजिए, यह परि और अंत के मिलने से बना है। इस छोटे से वाक्य को देखिए, वह घर तक आया। यहाँ जो तक शब्द है वो एक मूल संबंध बोधक है। ये किसी भी चीज से जुड़कर नहीं बना है, ये बस आराम से आकर बैठ गया है और हमें बता रहा है कि उसके आने की आखिरी सीमा घर थी। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर। इन अव्ययों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और ये क्या क्या काम संभालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानवाचक की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जो शब्द हमें जगह या स्थान के बारे में बताएं, जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। मान लीजिए हम कहते हैं किताबें टेबल पर हैं। यहाँ पर हमें बता रहा है कि किताबें कहाँ रखी हैं। या फिर मेरे घर के सामने बगीचा है। यहाँ के सामने ने घर और बगीचे की लोकेशन को बिल्कुल साफ कर दिया। दूसरा प्रकार है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय, तो जो शब्द हमें समय का संकेत दें वे कालवाचक होते हैं, जैसे पहले, बाद, पश्चात। इस वाक्य पर गौर कीजिए, वह बारिश छूटने के पश्चात घर गया। यहाँ के पश्चात यानी के बाद का उपयोग हुआ है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि घर जाने का काम बारिश के रुकने वाले समय के बाद हुआ। तीसरा प्रकार है दिशावाचक। जब हमें किसी खास तरफ या दिशा का इशारा करना हो, जैसे ओर, तरफ, प्रति। उदाहरण के लिए, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है। यहाँ की ओर हमें सचमुच एक दिशा दिखा रहा है। वहीं जब हम कहते हैं सत्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तो यहाँ के प्रति हमारे विचारों की दिशा को तय कर रहा है। इन तीनों के अलावा भी इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कोई काम किस साधन से हुआ ये बताने के लिए साधनवाचक है। कृष्ण के द्वारा ज्ञान मिला। साथ होने का एहसास कराने के लिए सहचर सूचक है, मित्रों के साथ। और अगर किसी बात का विरोध जताना हो तो विरोध सूचक है, कानून के विरुद्ध। ये सारे शब्द हमारी बातों को कितना गहरा और स्पष्ट बना देते हैं, है ना।
चलिए अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, संबंध बोधक बनाम क्रिया विशेषण। व्याकरण की ये उलझन बहुतों को परेशान करती है। यहाँ सामने दी गई तालिका को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य का व्याकरण कैसे बदल देता है। बाईं तरफ देखिए, वह पीछे भागा। यहाँ पीछे सीधे तौर पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कहाँ भागा, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब दाईं तरफ देखिए, वह राम के पीछे भागा। यहाँ पीछे से पहले के आ गया है और ये राम से जुड़ गया है। अब ये संबंध बोधक बन गया। यही चीज बाहर और से बाहर या भीतर और के भीतर में भी होती है। तो इस बात को एक सुनहरे नियम की तरह हमेशा के लिए याद कर लीजिए। संबंध बोधक अव्यय जब भी आते हैं तो अमूमन अपने साथ के, से, की जैसे कारक चिन्ह लेकर आते हैं। ये चिन्ह ही वो गोंद हैं जो संज्ञा और अव्यय को जोड़ते हैं। अगर ये चिन्ह न हो और शब्द सीधे किसी काम के बारे में बता रहा हो तो समझ जाइए कि वह क्रिया विशेषण है। बस इतना सा फर्क है। और अब समय है हमारे पांचवें और आखिरी भाग का। आपने कितना सीखा, इसे परखने के लिए एक छोटा सा ज्ञान परीक्षण हो जाए। आराम से इस वाक्य को पढ़िए। हम आंखों के बिना कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस वाक्य में वो कौन सा शब्द है जो आंखों का रिश्ता देखने के काम से जोड़ रहा है। लगाइए दिमाग। बिल्कुल सही पहचाना आपने। सही उत्तर है के बिना। यहाँ आंखों एक संज्ञा है और के बिना वो शब्द है जो बता रहा है कि आंखों के बिना ये काम अधूरा है। और हाँ, यहाँ के का इस्तेमाल भी हुआ है जो हमारे उस सुनहरे नियम को बिल्कुल सही साबित करता है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारी आज की ये प्यारी सी चर्चा यहीं पूरी होती है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। आप जहां भी बैठे हैं, जरा अपने चारों ओर नजर घुमाइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी किताबें कहाँ हैं? क्या वो मेज के ऊपर हैं या कोई बैग कुर्सी के नीचे रखा है? इस तरह अपने आसपास की चीजों को देखिए और इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। व्याकरण सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसी तरह शांत मन से सीखते रहिए। नमस्कार।